आपने कहा कि 7 साल में मैं मुंबई को स्लम फ्री बनाऊंगा। कैसे है, आपका क्या रोड मैप है इसका? कैसे आप झुग्गी झोपड़ी वाले सबको घर दे पाएंगे, कहां दे पाएंगे, कैसे दे पाएंगे? देखिए, अभी मुंबई का जो सबसे बड़ा स्लम है वो धारावी है, और धारावी के रीडेवलपमेंट की बात राजीव गांधी जी करते थे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। हमने धारावी के रीडेवलपमेंट की शुरुआत कर दी, और धारावी में हम लोग 10 लाख लोगों को बसा रहे हैं। एक पूरा नया शहर है। 10 लाख लोग किसको कहते हैं? आज भारत में 10 लाख की जनसंख्या के बहुत कम शहर है। तो उसका अभी धारावी के रीसेटलमेंट के कारण, या धारावी में जो हमने जो एसआरए की स्कीम की, उसके कारण आज लोगों के मन में यह विश्वास जागृत हो गया है कि यह हो सकता है। रमाबाई अंबेडकर नगर, जो दूसरा सबसे बड़ा स्लम था, वहां पर भी हमारा काम चालू है। तो अब मुंबई के स्लम वालों में हमने विश्वास जागृत किया, क्योंकि पहले भी एसआरए नहीं था, ऐसा नहीं है, पर एसआरए में लोग बेचारे झोपड़ी छोड़कर कहीं चले जाते थे, उनको घर ही नहीं मिलता था। अब ऐसा नहीं है, अब हमने घरों की डिलीवरी शुरू की है। जो सालों से एसआरए की स्कीम्स बंद पड़ी थी, उन सारी स्कीम्स के डेवलपर्स को हमने डिसकंटिन्यू कर दिया है, वहां पर नए डेवलपर लाए हैं। कुछ जगह पर हमने महानगर पालिका को काम दिया है, कहीं एमएमआरडीए को काम दिया है। तो बड़े पैमाने पर यह काम कर रहे हैं। इसलिए अब मुझे कॉन्फिडेंस है। आप अगर 4 साल पहले मुझे पूछते तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मुंबई को हम स्लम फ्री कर पाएंगे, लेकिन अब जिस प्रकार की हम डिलीवरी कर रहे हैं, मेरा विश्वास है कि अगले 7 से 8 सालों में हम लोग मुंबई को करीब करीब स्लम फ्री कर लेंगे। मीठी नदी की सफाई, अभी उप मुख्यमंत्री जी भी यहां पर मुंबई मंथन में थे। ये डीनो मोरियो का नाम आप लोग क्यों बार बार गिराते हैं? नहीं, हम नहीं लेना चाहते भाई। वो मीठी नदी का कचरा कुछ लोग खा गए। उनको मीठी नदी साफ करने को कहा था, वो कचरा ही खा गए। तो ऐसा ध्यान में आया कि 80 करोड़ रुपए का तो काम ही नहीं हुआ है, और उसके बिल निकल गए। अच्छा, बिल निकालते समय भी ये लोग ऐसा ऐसा मूर्खतापूर्ण काम करते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल दिखाते हैं, वो स्कूटर निकलती है, स्कूटर से कचरा। ट्रक बताया, हाँ, और स्कूटर का नंबर निकला, स्कूटर निकलती है। पर आप कर क्या रहे हैं फिर? अब तो आपके हाथ में पूरा पावर है। इसीलिए तो पकड़ा। ये हुआ कब? जब उद्धव जी की सरकार थी तब हुआ। हमारी सरकार आने के बाद पकड़े गए। आज इतना बड़ा घपला यही नहीं मिला। घपला ऐसे घपला कचरे में भी मिला। जो कचरा ट्रांसपोर्टेशन दिखाते थे वो हो ही नहीं रहा था, वहां पर भी स्कूटर से कचरा जा रहा था, उसको भी पकड़ा है। एक एक आदमी। अब इसमें दीनू मोरिया का नाम आया तो हम क्या करें? अब वो, हमको तो पता था वो एक्टर है, वो कब कॉन्ट्रैक्टर बन गए और कब मीठी नदी साफ करने लगे ये हमको पता नहीं, पर अब आ गया, दिखाई पड़ने लग गया। पर क्या उनकी करीबी है किसी से? क्या इशारा है आपका? देखिए, दोस्त है किसी के? नहीं, देखिए, किसी के दोस्त होने से कुछ होता नहीं है, लेकिन ये बात पक्की है, आदित्य जी के वो दोस्त है, ये तो 100% पता है सभी को। इसमें कोई छुपा हुआ थोड़ी है। मेरे मुंह से क्यों बुलवाना चाहते हो? सबको ही मालूम है। सबको मालूम है या नहीं, कुछ बताइए कि आगे कहां तक निकला है डीनो मोरिया का नाम? क्या लीगली इस मैटर में आपने उनको करप्शन करते हुए पाया है आपकी इन्वेस्टिगेशन ने? देखिए, क्या तार कहीं और जुड़े हैं? अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में उनका रोल दिखाई पड़ता है, लेकिन इसके ऊपर आधिकारिक तौर पर पुलिस ने बात करनी चाहिए, मैं बात नहीं करूंगा। जहां तक उसके आगे का सवाल है, मैं आज इतना ही कहूंगा कि उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित रूप से, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पुलिस तय करेगी, वो है कि नहीं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं किसी के ऊपर गलत आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही। किसकी? उद्धव जी की है। 100% है उद्धव जी की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो चला रहे थे बीएमसी, उनका स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था, उनके लोगों ने ये सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए, तो उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए देखते हैं लीगल मैटर कहा जाता है। लेकिन अब तो 2.5 साल शिंदे जी के सीएम रहते हुए, 1 साल आपके सीएम रहते हुए, 3.5 साल हो गए। आपने कितना सिल्ट निकाला? आपने कितनी सफाई की? देखिए, अभी हम लोगों ने नए सिरे से इसका एक पूरा एक्शन प्लान तैयार किया है, और एक्शन प्लान तैयार करके उसके पैकेजेस तैयार किए। इसको ट्रांसपेरेंटली कैसे किया जाए, इसके लिए हमने एक्सपर्ट्स को बैठाकर एक बहुत अकाउंटेबल प्रोग्राम तैयार किया है। अभी उसके हमारे जो टेंडर्स वगैरह है वो सारे हुए। अब ये काम चालू होगा, और अगले 4 से 5 सालों में इसको पूरा करेंगे। फडणवीस जी, बाकी जगहों पर भी जो जल जमाव होता है, आपको क्या समझ में आया? वो कैसे खत्म होगा? मुंबई वालों को जल भराव हर बारिश में, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? प्लान क्या है? देखिए, इस बार की बारिश आपने देखी होगी, इस बार भी अप्रत्याशित बारिश हुई,
लेकिन पिछले कुछ सालों की तुलना में इस बार ऐसी खबरें बहुत कम आई कि पूरा ट्रैफिक रुक गया है, बहुत ज्यादा जल भरा हुआ है, और धीरे धीरे कमी होगा। पर हुआ इस बार नहीं, थोड़ा हुआ है, क्योंकि जो पंपिंग स्टेशंस, आप जानते हैं मुंबई एक कोस्टल शहर है। मुंबई में जब बारिश आती है तो बारिश का पानी बहकर कहां जाएगा, तो वो समुद्र में ही जाता है। लेकिन जिस समय हाई टाइड होता है तो हाई टाइड में ये जो बहकर जाने वाला पानी है उसको हाई टाइड मुंबई में वापस भेजता है। इसलिए जब तक प्रेशर से आप पंप नहीं करेंगे तब तक वो पानी नहीं जा सकता। अब ये बहुत सालों से पंपिंग स्टेशन का काम हो रहा है। जब शिंदे जी मुख्यमंत्री बने और मैं मुख्यमंत्री बना, हमने पीछे लग के इनमें से कई पंपिंग स्टेशन का काम पूरा किया, इसलिए अब जल भराव कम हो रहा है। जब 100% पंपिंग स्टेशन का काम पूरा होगा तो यहां का जल भराव हम कम कर देंगे, वो बंद हो जाएगा। एक और आरोप जो वो इस दौरान लगा रहे हैं वो ये है कि एमएमआर, नीति आयोग के नीचे एमएमआर के जरिए आप बीएमसी को अलग, मुंबई को अलग करना चाहते हैं, बीएमसी को खत्म करना चाहते हैं और मुंबई को बिल्कुल अलग करना चाहते हैं। इस पर, इस आरोप पर आपका क्या जवाब है? देखिए, जब आपके पास दिखाने के लिए विकास नहीं होता, बताने के लिए विजन नहीं होता, तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें लोग करते हैं। पहली बात तो यह है कि एमएमआरडीए की स्थापना क्यों की? ये तो मैंने नहीं की, ये तो 40 साल पहले हुई, 30 साल पहले हुई। एमएमआरडीए की स्थापना इसलिए हुई कि मुंबई का मेट्रोपॉलिटन रीजन जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और केवल मुंबई का विकास होगा और मेट्रोपॉलिटन रीजन का विकास नहीं होगा तो एक अर्बन कियोस्क हम लोग तैयार करेंगे। इसलिए एमएमआरडीए का निर्माण हुआ। ये एमएमआरडीए ने पिछले सालों में थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन एमएमआरडीए उस प्रकार से काम नहीं करता था। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो मैंने कहा एमएमआरडीए की जिस चीज के लिए स्थापना हुई वो पैसे कमाने के लिए नहीं खड़ा हुआ है, उसको एमएमआर रीजन में काम करना चाहिए। हमने 4 लाख करोड़ के काम एमएमआर रीजन में एमएमआरडीए के माध्यम से शुरू किए। तो मुंबई में तो मुंबई महानगर पालिका ही काम करती है, मुंबई की महानगर पालिका का अधिकार तो कम नहीं हुआ है। मुंबई के बाहर का जो एमएमआर रीजन है, इस रीजन में एमएमआरडीए को हमने काम दिया हुआ है, जो एमएमआर रीजन का काम। हाँ, मुंबई में एमएमआरडीए ने कौन सा काम किया? जिस समय महानगर पालिका उद्धव जी के पास थी, पुणे की महानगर पालिका हमारे पास थी, नागपुर की महानगर पालिका हमारे पास थी, केंद्र सरकार ने कहा था कि भाई महानगर पालिकाएं मेट्रो में कंट्रीब्यूट करें। उद्धव जी ने काम नहीं देंगे, तो हमने कहा ठीक है आप नहीं देंगे, एमएमआरडीए मेरे पास था, मैंने कहा चलो मैं उसके लिए रोक नहीं सकता, मैं एमएमआरडीए से कंट्रीब्यूशन दूंगा, और मैंने एमएमआरडीए से कंट्रीब्यूशन दिया। ये सारी मेट्रो जो सबसे अमीर महानगर पालिका है उसने 1 पैसा भी मेट्रो के लिए नहीं दिया, लेकिन पुणे की महानगर पालिका ने दिया, नागपुर की महानगर पालिका ने दिया। तो मैंने एमएमआरडीए से ये सारे मेट्रो के लिए पैसा दिया और एमएमआरडीए से उसकी शुरुआत हमने की है। मुंबई में जो हमारे लोकल ट्रेन है, जो हमारी सबअर्बन रेलवे है, इस सबअर्बन रेलवे का MUTP2 का जो प्रकल्प है, इसके लिए भी महानगर पालिका ने पैसे देने से मना कर दिया, वो भी पैसा हमने एमएमआरडीए से दिया। इसके बावजूद हमने मुंबई महानगर पालिका के क्षेत्र में कोई एमएमआरडीए का अतिक्रमण नहीं है। बीकेसी जो मेरे काम में नहीं, 20 साल पहले जो एमएमआरडीए ने बनाया वो एमएमआरडीए के पास है। बाकी एमएमआरडीए के पीछे लग के मुंबई के बाहर की एक महानगर पालिका और नगर पालिका में मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाया। इससे पहले कि मैं अन्य सवालों पर वापस लौटूं, एक आखिरी सवाल इस पर। सर, बीएमसी न सिर्फ भारत का सबसे रिच सिविक बॉडी है जिसकी आपने भी चर्चा की, सबसे अमीर, सब बच्चे भी सुनते हैं कि एशिया का वन ऑफ द रिचेस्ट सिविक बॉडीज है। आपने तो करीब से, हालांकि आपका मेयर नहीं रहा, लेकिन आपने कभी इसको सपोर्ट किया, ये कि आपने देखा है, कहते हैं कि एक बार जो जीत जाता है बीएमसी का चुनाव फिर वो माल हो जाता है। हम लोग तो सुनते हैं सर, कहानी सुनते हैं। आप बताइए पैसे का इक्वेशन क्या चलता है, भ्रष्टाचार की क्या वहां पर स्तर है, लेवल है? क्योंकि इतना पैसा हो जो कि भारत के कई राज्यों से जिसका ज्यादा हो पैसा जिसके पास, उसमें आपको हमेशा भ्रष्टाचार की बात सुनने को मिले। कैसे चलता है पैसे का खेल? मैं आपको बताता हूं कि अगर आप सीएजी का रिपोर्ट देखेंगे या इससे पहले जो इंक्वायरी हुई, मैं 2014 में जब मुख्यमंत्री बना तो 2015 में मुझे कुछ शिकायतें मिली, इसलिए मैंने एक मुंबई के 200 रास्तों का ऑडिट करवाया। तो उस ऑडिट में जो चीजें बाहर निकली वो बहुत ही शॉकिंग थी। मुंबई में रास्ते क्यों खराब होते थे? तो ये जो रास्ते बने थे, इन 200 रास्तों में जो नीचे की एक परत होती है, जो परत शॉक्स को एब्जॉर्ब करती है, ये तो बिटुमिन तो ऊपर होता है जो स्मूथनेस लाता है,
लेकिन शॉक्स को एब्जॉर्ब करने वाली जो परत होती है वो परत ही गायब थी 200 रास्तों में, पूरी की पूरी नहीं थी। सिर्फ बिटुमिन डाल दिया था, हर साल डालते थे। उनमें से कितने जेल में हैं? कई कई लोग जेल में गए, कॉन्ट्रैक्टर्स भी गए, अधिकारी भी जेल में गए। तो ऐसी इतनी घोटाले इस मुंबई में हम लोगों ने पकड़े हैं, लगातार घोटाले ही घोटाले यहां पर हुए हैं। और इसलिए अभी हमारी महायुति जब यहां पर चुनकर आएगी तो हमारे सामने निश्चित रूप से एक ये चैलेंज है, क्योंकि एक घोटाले का कल्चर यहां चालू हुआ है, कुछ दलाल भी यहां पर बैठे हुए हैं। इन सबसे बीएमसी को छुड़ाना पड़ेगा। और विशेष रूप से मेरा तो प्रयास ये होगा कि हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रशासन को ट्रांसपेरेंट कैसे करें, इस प्रकार का प्रयास हम करेंगे। अभी मैंने एक मॉडल तैयार किया है जिसका एक मेरे सामने प्रेजेंटेशन हुआ है, अगले 4-6 महीने में हम उसको तैयार करेंगे। हम लोग एक प्लेटफॉर्म एआई का तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग परमिशन ये मुंबई में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का एक जरिया है। हम लोग एक एआई का ऐसा प्लेटफॉर्म कर रहे हैं जो 24/7 आर्किटेक्ट्स को और डेवलपर्स को अवेलेबल होगा। वो कभी भी उस प्लेटफॉर्म पर अपना जो प्लान है उस प्लान को अपलोड कर पाएंगे। एआई के माध्यम से ही वो उसको रीड करेगा, डीसीआर के मुताबिक, डीपी के मुताबिक वो है कि नहीं, इसको वो रीड करेगा। जो सारे मुंबई के सीआरजेड वगैरह के जो रेगुलेशन है उसमें वो फिट होता है कि नहीं वो रीड करेगा। जहां वो एब्रेशन कर रहा है वो उसको इमीडिएट बताएगा, पता चलेगा कि यहां एब्रेशन है, आप इसको ठीक करके अपलोड कीजिए। और वो ठीक करके उसको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो अथॉरिटी उसको सैंक्शन देने वाली है उस अथॉरिटी को भी सवाल पूछने का अधिकार नहीं होगा। अगर एब्रेशन होगा तो उसको रिजेक्ट करेगा, एब्रेशन नहीं होगा तो उसको फाइनल करना पड़ेगा। तो ऐसा एक बिल्डिंग प्लान 2 दिन में 3 दिन में मंजूर होना चाहिए, उसमें 0 ह्यूमन इंटरवेंशन होना चाहिए। इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म हम तैयार कर रहे हैं। बीएमसी के साथ साथ धीरे धीरे बाकी जगह भी उसको ले जाएंगे। इसमें जियो स्पेशियल डेटा भी हमने डाला है, इसमें 3D इमेजरी भी हमने डाली हुई है, इसमें हमने जनरेटिव एआई का भी उपयोग किया है। तो किसी ने प्लान डालने के बाद वो बिल्डिंग कैसे बनेगी ये भी उसमें दिखेगा। वहां आसपास सीवर लाइन कहां पर है, समुद्र का किनारा कहां पर है, उससे कितनी दूरी है, ये सारी चीजें उस प्लेटफॉर्म पर दिखेगी। तो इस प्रकार से हम लोग प्रशासन में टेक्नोलॉजी का और एआई का उपयोग करके हम इसको ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करते हैं। आप ऑलमोस्ट एक सीईओ की तरह कई बार साउंड करते हैं। कहते हैं कि बीजेपी का एक मैनेजर अगर कोई है तो वो देवेंद्र फडणवीस है।